हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। सभी तरह के प्रश्न हैं दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से, और सभी प्रश्न छांटे हुए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, प्रश्न में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5। ए और बी, इनकी वर्तमान आयु कितना है? 3:5 है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट का। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7। कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। कितने समय बाद हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 वर्ष के बाद में। ये हो जाएगा 10 वर्ष के बाद में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ कि यहाँ पर जो ए की आयु अनुपात में 3 है और 3 से हो रही है 5, ठीक है। 3 है और 3 से हो रही है 5, और जो बी की आयु है 5 से हो रही है 7। भाई, ए की हो गई 3 से 5, कितनी बढ़ गई? 2। और बी की हो गई 5 से 7, कितनी बढ़ गई? 2। तो हमें यही तो चेक करना था कि अनुपात में समान बढ़ रही है या अलग अलग। अगर ऐसा होता कि ए की आयु अनुपात में 2 बढ़ गई और बी की आयु अनुपात में 3 बढ़ गई, तो फिर अनुपात को हमें समान बनाना होता। लेकिन यहाँ पर तो ए की आयु भी 2 बढ़ रही है अनुपात में, बी की आयु भी 2 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है। और यहाँ पर रियल में कितनी बढ़ रही है? 10 वर्ष के बाद में बढ़ रही है, ठीक है, 10 वर्ष के बाद में। 3 वर्ष से मतलब अनुपात में 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, उसी तरीके से 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। लेकिन वर्ष कितना जोड़ रहे हैं हम? 10 वर्ष जोड़ रहे हैं। देखिए, कितने वर्ष के बाद में हुई है? 5। 10 वर्ष के बाद में हुई है। और रियल में कितनी एज बढ़ी है? 10 बढ़ी है। और अनुपात में कितनी बढ़ी है? 2। तो 2 बराबर ये 10 के हो जाएगा। जब 2 बराबर 10 के हो जाएगा तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। 1 बराबर 5, तो आपसे पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट की आयु का अनुपात कितना है? 3। जब 1 बराबर 5 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर भाई 15 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया? बहुत इजी प्रश्न था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनुपात का मतलब बटा होता है। तो यहाँ पर 7:9 में तो 7/9 लिख सकता हूँ। 7:9 को हम 7/9 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। तो प्रत्येक संख्या का मतलब भाई इसमें भी आप 5 जोड़ दें और इसमें भी आप 5 जोड़ दें, ठीक है। 5 जोड़ दिया तो फिर अनुपात कितना हो जाता है? उनमें अनुपात हो जाता है 4:5, और अनुपात का मतलब बटा होता है। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है। इतना। अब देखिए, इस प्रश्न को आप यूं ही करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई आपको आ जाए, हो सकता है थोड़ी कठिनाई आ जाए। अगर इजी और बनाना चाहते हैं तो देखिए मैं क्या बताऊं। जैसे आपके पास जो 2 संख्याओं का अनुपात है 7:x, तो आप अगर इसे 7x मान लें, इसे 9x मान लें, तो कोई अनुपात में फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसे 7x मान लो, इसे 9x मान लो। इससे क्या हो रहा है? प्रश्न इजी हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं मानेंगे x तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन x मान के चलेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस अंतर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 का मतलब 7 से करेंगे, 5 7 35x हो जाएगा। 35x प्लस 5 6 30 बराबर 9 चौक 36x प्लस का 5 चौक 20। x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए आप, ठीक है। ये 35x इधर जाएगा तो 36 में से माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, बराबर ये 20 इधर जाएगा, ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 20 हो जाएगा इधर, तो 30 में से 20 कट जाएगा, 10 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास अनुपात कितना कितना था? 7:9 था। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जो अनुपात में बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, ये बात आप जानते हैं।
भाई जो अनुपात में बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। अनुपात में बड़ा है कितना, 9। अब देखिए जब x बराबर 10 है तो x की जगह मैं यहाँ पर 10 रखूँगा और 10 का मल्टीप्लाई 9 से कर दूंगा। ठीक है, x की जगह 10 रखूँगा और 10 का मल्टीप्लाई मैं 9 से कर दूंगा, तो 10 का मल्टीप्लाई आप 9 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। देखिए पहले अनुपात हमारा कितना है, 5:3 है और बाद में अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। कह रहा है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। मात्रा वो किसकी बढ़ा रहा है, दूसरी धातु की। दूसरी धातु पहले 3 है और 3 से 4 हो रही है, तो अनुपात में कितनी बढ़ रही है, 1। पहले वाली जो धातु है वो पहले भी 5 है अनुपात में, बाद में भी 5 है, तो पहले वाली धातु तो कुछ बढ़ रही ना घट रही, वो तो उतनी है जितनी पहले थी उतनी ही है। दूसरी धातु अनुपात में भी बढ़ रही है, ये बात आप जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो टोटल मिश्रण है वो कितना है, 80 ग्राम का है। जब हमारे पास टोटल मिश्रण है तो हम क्या करेंगे भाई, अनुपातों का भी मिश्रण कर लेंगे। जो हमारे पास अनुपात था वो कितना है, 5:3। तो 5:3 है, अनुपात हमारे पास 5:3 है, तो अनुपातों का योग कर लो, 5 और 3 8। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 10 बार में जाएगा। बाद में देखिए, बाद में अनुपात हमारा 5:4 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई इस 5 से करूँगा तो ये 50 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इस 4 से करूँगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था, उसे पकड़िए। आपसे पूछ रहा था कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो कितनी मात्रा बढ़ानी है भाई, 10 ग्राम ही तो बढ़ाना है। क्लियर है भाई। देखिए अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा यहाँ भी 50 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करूँगा तो 30 आ जाएगा। पहले वाली धातु यहाँ भी 50 थी, यहाँ भी 50, जो दूसरी धातु है वही तो बढ़ रही है, 30 से 40 हो रही है, तो कितनी बढ़ रही है भाई, 10 ही तो बढ़ रही है, तो 10 ग्राम है दूसरी धातु। देखिए टोटल मिश्रण 80 ग्राम है, हमें दूसरी धातु कितनी बढ़ानी है, 10 ग्राम। ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको फॉर्मूला बेस और डायरेक्ट दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है 25 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब देखिए इधर सीपी है, अब एसपी को इधर लेके आएंगे तो सीपी के बटे में एसपी हो जाएगा बराबर, इधर कितना बचा 20, 25 को इधर लाएंगे 20 के बटे में 25 हो जाएगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 25, 20 रुपये की चीज़ को 25 में बेचेंगे, फ़ायदा होगा नुकसान, आप बोलेंगे सीधा सीधा 5 रुपये का फ़ायदा। 20 रुपये की चीज़ को 25 में बेचेंगे, 5 रुपये का फ़ायदा होगा। और फायदा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 20, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, आपका आंसर कितना गया 25%। ये तो डायरेक्ट वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूले वाला, प्रतिशत लाभ, ठीक है, या प्रतिशत हानि निकालें आप। ठीक है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालें आप। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, बटे में आ जाइए, बटे में आएंगे सेलिंग प्राइस गुने 100, बस ये फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिखा रहा है उसे लिख लिए, कॉस्ट प्राइस दिखा रहा है 25, तो 25 लिखेंगे। सेलिंग प्राइस दिखा रहा है 20 लिखेंगे, सेलिंग प्राइस दिखा रहा है बटे में 20 लिखेंगे, गुने 100 लिखेंगे। 25 में से 20 जाएगा 5, बटे में 20 है, गुने 100 है, आंसर वही आ जाएगा। 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में। चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, चाहो डायरेक्ट कर लो, ये तरीका अच्छा है, कम समय में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अभी अभी जो प्रश्न क्या है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। 360, 30 गलती से लिख गया, कितना है 360। 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 400,
400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, तो बराबर ले लेंगे। वही करेंगे सीपी के बटे में ये एसपी आ जाएगा, ठीक, बराबर। इधर 400 बचा, 360 को इधर लाएंगे, 400 के बटे में 360 आ जाएगा। अब 400 रुपये की चीज़ को 360 में बेचना है, कॉस्ट प्राइस 400, सेलिंग प्राइस 360। 400 रुपये की चीज़ को 360 में बेचेंगे तो क्या होगा, 40 रुपये का नुकसान। भाई 400 की चीज़ को 360 में बेच रहे हैं, भाई कम में बेच रहे हैं तो कम में बेचेंगे तो नुकसान ही होगा। तो नुकसान का मतलब यही पता चल जाए हमें हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है। कितने की, 40 की हानि हो रही है, लेकिन हानि हमें प्रतिशत में बतानी है। तो लाभ हो या हानि कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमारा 400 है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना आपके पास 10। तो 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है यहाँ पर। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 क्रमांक संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 क्रमांक संख्याओं का योग हमारे पास 18 है। कितना योग है, 18। लेकिन वो 3 संख्या कौन सी होंगी जिनका योग 18 आएगा, वो भी संख्या होनी चाहिए हमारे पास लगातार, ठीक है। लगातार क्रमांक का मतलब लगातार संख्या होनी चाहिए, और उनका योग कितना आएगा, 18 आएगा। देखिए कौन कौन सी संख्या होती हैं, यहाँ पर ले लूँ मैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर पहली संख्या 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ लगातार, तो 3 और 2 5 और 1 6, योग आपका 6 हो जाएगा। आना चाहिए योग हमारा 18। तो देखिए कौन कौन सी संख्या है, 5 6 और 7, 3 संख्या ये लगातार हैं, और तीनों का जब आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, इनका योग हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास तीनों संख्या पता है। अब कह रहा है अगली 3, तो अगली 3 और लिख लो भाई। 7 की अगली 3 कौन से आएंगे, 8 9 और 10 आएंगी। इनका योग पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, भाई इनका योग बताइए क्या होगा। तो देखिए 10 और 9 19, 19 में 8 जोड़ेंगे 27। अगली 3 संख्याओं का योग 27 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 64, 65 किस संख्या से विभाजित होगी, 3 5 11 17। देखिए प्रश्न को करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिया जाए तो आपको करना क्या है, देखिए कॉमन देखिए 4 की पावर 61 यहाँ पर है, तो 4 की पावर 61 इसमें भी शामिल है, 4 की पावर 61 इसमें भी शामिल है, सभी में 61 शामिल है। तो जो 4 की पावर 61 है उसे आप कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से 4 की पावर 61 कॉमन चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ से 4 की पावर 61 चला गया, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा देखिए 4 की पावर 61 चला गया, 62 में से 61 चला गया, तो 4 की पावर 1 बचा, प्लस यहाँ से 61 चला गया तो 4 की पावर 2 बचा, प्लस यहाँ से 61 चला गया तो 4 की पावर 3 बचा, प्लस यहाँ से 61 चला गया तो 4 की पावर 4 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर 61 एज इट इज़ लिखेंगे, 1 प्लस 4 की पावर 1 का मान 4 ही रहेगा, प्लस 4 की पावर 2 का मान 16, प्लस 4 की पावर 3 का मान दोस्तों कितना होता है, 64 होता है, और प्लस 4 की पावर 4 का मान होता है 256। लिख लिया सभी। अब 4 की पावर ये कितना है, 61। सभी को यहाँ पर हम जोड़ेंगे। अब देखिए सभी को यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 4 16 64 256, सभी का योग करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 341, ठीक है। अब देखिए 341 आ गया। अब यहाँ पर ये जो 341 है ये पूछ रहा है किससे विभाजित होगा। इस 341 को इस ऑप्शन में से जो संख्या पूरा पूरा काट देगी वही आपका आंसर होगा। 3 से कटा कर देखेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 1 बचेगा 11, तो 11 3 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन गलत। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक इसका 1 है, तो ये भी गलत। 11 से कटा लो, 11 त्रिका 33, 1 बचेगा 11, 11 एकम 12, तो 11 से 341 पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है, 11। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। इसको बहुत आसान प्रश्न है, गलती मत करना इन प्रश्नों को अब सॉल्व करने में, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।